हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी मौर्य और आज हम पढ़ने वाले हैं सीवीडी एंड बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज नोट्स हैं ये. यू कैन इवन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ माय नोट्स एंड एग्जैक्टली ये पॉइंट्स लिखोगे ना तो पक्का आपको कहीं पर भी मार्क्स रिडक्शन नहीं होगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. आई विल गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. सो CVD कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इसको हम CHD दैट इज कोरोनरी हार्ट डिजीज भी बोलते हैं. सो CVD में बेसिकली हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो है एथेरोस्क्लेरोसिस की. ऐसा नहीं है कि CVD में सिर्फ एथेरोस्क्लेरोसिस है, इसके अलावा भी वी हैव अदर प्रॉब्लम्स लाइक MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन. देन उसके बाद होता है CFH दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF सॉरी. एंड फिर स्ट्रोक्स, ये सारी प्रॉब्लम होती है. बट इसका जो बेसिक स्टार्टिंग होता है ना वो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस से. सो अब हम पढ़ेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है. सो दिस इज एन आर्टरल लीजन, ठीक है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय पैची थिकनिंग ऑफ इंटीमा. सो आर्टरल लीजन्स का क्या मतलब है कि जो आर्टरीज है उसमें लीजन्स बन गए हैं जिसको दैट इज की क्लॉट्स, काइंड ऑफ इंटरनल क्लॉट्स बोल सकते हैं हम. एंड इसमें होता क्या है, जो इंटीमा यानी कि जो इनर मोस्ट लेयर होती है आर्टरीज या फिर जो भी ब्लड वेसल्स हैं वो थिक हो जाती हैं. तो जो पाथवे है जिसके थ्रू ब्लड पास होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है, अगर वहां पर थिकनिंग हो जाएगी और जो पाथवे है वो नैरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आएगी एंड फिर आगे फर्दर इम्प्लीकेशंस होंगी, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होंगी, राइट. एंड इसमें बेसिकली किस चीज़ का डिपोजिशन होता है, फैट का, लिपिड्स और कोलेजन के लेयर्स बन जाते हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं, कैल्शियम पोटेशियम के डिपॉजिट हो जाते हैं. इट इज़ अ वेरी स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिजीज. स्लो इसलिए होता है बिकॉज ये बहुत लंबे टाइम तक छुपा हुआ रहता है, लोगों को पता भी नहीं होता. इवन सिंस चाइल्डहुड ये जब हम धीरे धीरे फैटी फूड्स और ऑयली फूड, जंक फूड सब खाते रहते तो इसके इफेक्ट्स जो होते हैं वो हमें अपनी अडल्ट लाइफ में आकर हैं. दैट इज वाई इट इज स्लो एंड प्रोग्रेसिव, क्योंकि ओवर द ईयर ये प्रोग्रेस कर रहा है, डिजीज प्रोग्रेस कर रहा है और हमारा तो रिग्रेशन हो रहा है. एंड इट इज डीजेनरेटिव इन नेचर. डीजेनरेटिव इज बेसिकली कि जिस भी मतलब ये तो हमारे हार्ट पे अफेक्ट कर रहा है तो जो हमारे जहाँ पर भी अफेक्टेड एरिया होगा ना वो डीजनरेट हो जाएगा, यानी कि वापस से उसको रीजनरेशन तो पॉसिबल ही नहीं है और जो पर्टिकुलर सेल्स हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, राइट. एंड इस ये ऑलमोस्ट सारी ही जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज बेसिकली, आर्टरीज हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज आर्टरीज का ज्यादा मेन रोल होता है. यू हैव स्टडीड आर्टरीज एंड अदर ब्लड वेसल्स. सो अगर जो ब्लड है वो ऑर्गन्स तक पहुंचेगा ही नहीं, दैट इज जो आर्टरीज करती हैं, तो ऑब्वियसली जो ऑर्गन है वो काम करना बंद कर देगा या फिर उतनी इफिशिएंसी से काम नहीं करेगा, राइट. सो इसका वीकनिंग हो जाती है आर्टरीज की, और अदर ब्लड वेसल्स में भी हो सकता है ये ब्लॉकेज. बट अगर हम एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें तो इट इज मोर फोकस्ड ऑन आर्टरीज, राइट. एंड इससे क्या होता है कि वो इतनी ज्यादा वीक हो जाती हैं जो वेसल्स हैं कि वो रप्चर भी हो सकती हैं एंड ऑब्वियसली ब्लड फ्लो में तो प्रॉब्लम हो गई. अगर हम बात करें इसकी एटियोलॉजी की तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर कितना हाई होगा तो हम बोलेंगे हाइपरटेंशन है. सो बेसिकली जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज होती है वो होती है 120/80 mm/Hg. बट अगर उससे ज्यादा होता है तो वो माइल्ड हाइपरटेंशन होता है. बट अगर ये जो रेंज है, अगर ये 100 और 140 क्रॉस कर देती है तो वो हाई लेवल ऑफ हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है. सो बेसिकली आप इसमें लिख देंगे कि हाइपरटेंशन इज हाई ब्लड प्रेशर एंड बिकॉज ये होता क्यों है. हाइपरटेंशन का बेसिक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, स्ट्रेस, एंजाइटी और ईटिंग पैटर्न का भी इसमें रोल होता है, राइट. तो हाइपरटेंशन अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उस पर डिस्कस नहीं करते. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉज, इटियोलॉजी. सॉरी मैंने बताया नहीं, इटियोलॉजी इज बेसिकली कॉज या फिर रिस्क फैक्टर्स जो कि उस पर्टिकुलर डिजीज के होने के चांसेस को इंक्रीज करते हैं या फिर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज को फॉस्टर करते हैं.
सेकेंड इज हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया यानी कि हाई लिपिड लेवल्स। हाई लिपिड लेवल्स में जब हम बात करते हैं तो जो हमारा एलडीएल है, दैट इज लो डेंसिटी लिपिड्स, वो बढ़ जाता है, और जो हमारा एचडीएल है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, दैट इज लो एचडीएल। कितना एचडीएल होगा तो कम, कितना एचडीएल होगा तो हम बोलेंगे लो एचडीएल। अगर वो 40 से 40 mm/dl होगा तो हम बोलेंगे कि लो एचडीएल है, और अगर 60 प्लस है तो वो डिजायरेबल या फिर गुड एचडीएल लेवल हम उसे कंसीडर करते हैं। इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटस इज ऑल्सो अ कॉज टाइप 2। टाइप 2 इज बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है ये, तो डायबिटीज इसका एक वन ऑफ द कॉज है। ओबेसिटी, वंस अगेन ओबेसिटी होगी तो फैट सेल्स का डिपोजिशन होगा, फैट सेल्स का डिपोजिशन होगा, और डिपोजिशन से क्या होंगे, लीजन्स होंगे। तो वंस अगेन ओबेसिटी इज द major cause actually you can say. And lifestyle, yeah, lifestyle pattern, अगर sedentary lifestyle है, lack of physical activities, lack of sports even, आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लोग स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इसकी वजह से भी चांसेस ऑफ सीवीडी इंक्रीज हो जाते हैं। एंड लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग अब्यूज करते हैं, तो दीज आर ऑल्सो सम लाइफस्टाइल फैक्टर्स जिससे कि सीवीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन टॉकिंग अबाउट सेक्स एंड जेंडर, तो सेक्स एंड जेंडर में बेसिकली होता क्या है कि जो मेल्स होते हैं दैट आर मोर प्रोन टू हैव सीवीडी, बट आफ्टर मेनोपॉज जब जो फीमेल्स के जो हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जब रिलीज नहीं होते तो द लेवल ऑफ गेटिंग सीवीडी बिकम सेम इन मेल एंड फीमेल्स। एंड एज की बात करें तो एज का ऐसा होता है कि जब हम अपनी अर्ली अडल्ट एज में होते हैं 25 तक यूजुअली सीवीडी होने के चांसेस कम होते हैं, बट नाउ अ डेज वो 25 लिमिट भी और रिड्यूस होकर 20 इवन 18 तक भी पहुंच गई है। बट हम अगर क्लासिकल की बात करें तो एटलीस्ट कट ऑफ बोले या मिनिमम एज बोले तो दैट इज 25 कंसीडर करते हैं हम। और 25 के बाद जो ऐसे जैसे आप 5 ईयर मूव ऑन करते हैं तो हमेशा जो सीवीडी होने का चांसेस है वो डबल 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 होता रहता है। यानी कि आपको अपने हार्ट का बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, एंड देन हेरिडिटी, रेस एंड एथेंटिसिटी का भी फैक्टर होता है। ये फैक्टर बहुत ही एंशियंट टाइम से रिलेटेड है, बिकॉज जो एशियन या फिर हाँ एशियन एंड जो ईस्ट साउथ अफ्रीकन हैं उनको सीवीडी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अमेरिकन एंड ऑल, बिकॉज दिस इज समथिंग विद genetics also. Genetics is also a factor. Then psychosocial factors, type A personality is basically कि जो लोग ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होते हैं, ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होने की वजह से वो ओवर प्रेशराइज करते हैं खुद को, एंड देन सीवीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन मूविंग ऑन टू डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल यानी कि जब जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 200 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा हो जाता है तो वो हाई हो जाता है, और फिर डिपोजिशन होगा, आर्टिकुलेशन होंगे। एंड डाइट, अगेन आप फैटी और जंक फूड वाली डाइट ले रहे हो तो आपको सीवीडी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन टॉकिंग अबाउट फेजेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, तो बेसिकली 5 फेजेस होते हैं इसमें। फेज नंबर 1 एसिम्प्टोमेटिक, यूजुअली ये यंग पीपल में होता है, लेस देन 30 ईयर्स। इसमें क्या होता है कि जो भी सिम्टम्स है वो आपको दिखेंगे ही नहीं। मैंने बोला था ना कि स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिजीज है, तो वो धीरे धीरे जनरेट होंगे लेकिन आपको दिखेंगे नहीं। देन मूविंग ऑन टू फेज 2 जिसमें कि डिपोजिशन होगा हाई लिपिड मॉलिक्यूल्स का, एंड जो वेसल्स हैं दे आर मोर प्रोन टू रप्चर। देन फेज 3, अब डिपोजिशन होने के बाद एक्यूट लीजन फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस आना शुरू हो जाएंगे। देन फेज 4 जिसमें कि एंजीना पेक्टोरिस होता है। एंजीना पेक्टोरिस मैं अभी आगे बताऊंगी। एंड देन उसके बाद एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंड देन स्ट्रोक और सडन डेथ की भी चांसेस होते हैं। एंड द लास्ट स्टेज जब जो ब्लड सप्लाई है पूरी कट हो जाती है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ लीजन्स फॉर्म्ड इन आर्टरीज, एंड देन जिसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाते हैं। हम इसे फाइब्रोटिक भी बोलते हैं बिकॉज डिपोजिशन ऑफ फाइबर ऑल्सो देयर। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें सीवीडी में ना सॉल्युबल फाइबर लेना, इनसॉल्युबल नहीं, बिकॉज अगर वो इनसॉल्युबल होंगे तो वो हमारी बॉडी में जमा हो जाता है। देन अगर हम बात करें मैनिफेस्टेशंस और पूरी होल साइकिल, मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो इसमें हम बोलेंगे कि आगे एमआई हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, तो वो इसके मैनिफेस्टेशंस है।
राइट। अगर हम बात करें कि इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, तो पहले इंटीमा में जो फैट है वो डिपॉजिट होगा, उसके बाद फैटी स्ट्रीक्स बन जाएंगे, दैट इज लीजन्स। उसके बाद जो थिकनिंग है ब्लड वेसल्स की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ब्लड सप्लाई में बहुत डिस्टर्बेंस होगा। एंड जितना ज़्यादा लिपिड डिपॉजिट होता रहेगा उतने ही ज़्यादा लीजन्स हैं वो एलिवेट होते रहेंगे। एंड देन उसके बाद फाइब्रस प्लैक्स बन जाएंगे। प्लैक्स बनने की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है एंड ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन भी हो सकता है जिससे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। एंड उसके बाद अब जब जो आर्टरीज हैं उसमें थ्रोम्बोसिस हो गया है और लीजन्स बहुत ज़्यादा बन गए हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाएंगी एंड जो ब्लड फ्लो एकदम शट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद फिर सेल डेथ एंड जो पर्टिकुलर अफेक्टेड रीजन है उसमें कंप्लीट डिजनरेशन हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो मैंने बताया कि जो पर्टिकुलर रीजन है लोकलाइज एरिया उसमें सेल डेथ होने लगती है और उसके बाद फिर जो कार्डियक मसल्स हैं अगर उसमें ये पूरा प्रोसेस होता है तो जो ब्लड सप्लाई ऑब्वियसली वो डिस्टर्ब होगी एंड रिजल्ट इन एमआई मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। एंड उसके बाद सीएचएफ होने के चांसेस दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंप्लीट हार्ट फेलियर वाली कंडीशन। एंड देन मैंने बताया था एंजीना पेक्टोरसिस, ये इसमें क्या होता है स्टेनोसिस, ये एमआई और एथेरोस्क्लेरोसिस के बीच की स्टेज है जिसमें कि जो आर्टरीज हैं या फिर जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती है। नैरो क्यों होंगे? बिकॉज डिपोजिशन हुआ है। अगर हम बात करें स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रिवेंशन की, तो स्ट्रैटेजीज में बेसिकली पहला तो एक स्ट्रैटेजी हो सकता है गुड लाइफस्टाइल। जो आजकल का कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल है जिसमें कि सेडेंटरी पैटर्न बहुत ज़्यादा है और जो पीपल हैं वो स्क्रीन के सामने घंटों घंटों बैठे हुए हैं और लेस फिजिकल एक्टिविटी है जिसकी वजह से बीएमआई, फिर ओवरवेट, ओबेसिटी, डायबिटीज एंड फर्दर सीवीटी होने के चांसेस हैं। तो हम कर सकते हैं ये कि हम अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करें एंड वी कैन ऐड ऑन टू 30 मिनट एक्सरसाइज इन आवर डेली लाइफ। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, इवन आपके पास कुछ भी टाइम तो ऑफिस ही बाईसाइकिल से चले जाएं। तो इससे क्या होगा कि फिजिकल एक्टिविटी होगी तो ऑब्वियसली ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, यू वोंट मैनिफेस्ट इट। एंड देन हेल्दी डाइट की बात करें हम तो एथनिक डाइट हमें लेनी चाहिए। एथनिक डाइट अगर हम इंडियन एथनिक डाइट की बात करें तो जिसमें कि फ्रेश होम कुक्ड मील, कंजम्पशन ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल में जीएलवी का कंजम्पशन होना चाहिए। एंड सिर्फ जीएलवी भी नहीं, रूट्स एंड ट्यूबर्स और जो अदर वेजिटेबल्स हैं उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ओवरऑल कंजम्पशन होना चाहिए वेजिटेबल्स का भी। एंड रिफाइंड फूड ग्रेन्स का कंजम्पशन कम होना चाहिए और होल सीरियल पल्सेस हमें ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए विदाउट रिफाइंड और वॉशिंग। वॉश्ड पल्सेस का कंजम्पशन नहीं करना है। रिफाइंड फूड ग्रेन्स जैसे कि सूजी, मैदा, ये सब नहीं खाना है। एंड लेस फैट एंड ऑयल। हेल्दी फैट्स खाने हैं हमें, पूफा एंड मूफा। लो अमाउंट ऑफ प्रोसेस्ड फूड आइटम। प्रोसेस्ड फूड आइटम तो मतलब कल्प्रिट है, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पसंद। आई जस्ट कंप्लीट अवॉइड वेफर्स एंड ऑल, बहुत ही रेयर वंस इन अ व्हाइल, बिकॉज मुझे ये बिल्कुल ही बेकार लगते हैं। कल्प्रिट एक्चुअली उसमें फैट और सोडियम कंटेंट इतना ज्यादा होता है। जब हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो सोडियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर, तो हमें सोडियम को बिल्कुल मैनेज करके रखना होता है। एंड हमें करेक्ट कुकिंग मेथड यूज करने हैं जिससे कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो डिस्ट्रॉय ना हो। अगर हम बात करें प्रेशर कुकिंग और ऐसे मेथड्स की जिससे कि होता क्या है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वी शुड गो फॉर स्टीमिंग, बॉइलिंग, फर्मेंटेशन, जर्मिनेशन जैसा कुकिंग मेथड है जिससे कि जो हमारा फूड आइटम है उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड देन प्रॉपर डाइट लेंगे और हेल्थ केयर दैट इज कि जो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज है जब हमें सिम्टम्स दिख ही नहीं रहे तब भी हम अपने रेगुलर चेकअप्स कराते रहें। और जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं यानी कि ब्लड ग्लूकोज और आपका हाइपरटेंशन मैंने बताया था कि आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना होगा। तो ये जो बेसिकली पैरामीटर्स होते हैं इन सब का ध्यान रखना होता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल ऑब्वियसली क्विट करना होगा। प्रॉपर बैलेंस बनाना होगा वर्क और पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में, बिकॉज इससे क्या होता है अगर स्ट्रेस इतना कम होगा उतनी ही लाइफ अच्छी होगी। वी नो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर। So that's how one can prevent their CVD manifestations. Thank you for listening to my words for 15 long minutes. I hope it will help you in your exam. And आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो and
इवन आपका टॉपिक क्लियरेंस भी बहुत अच्छा। मैं एग्जाम की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैंने ये वीडियो एग्जाम पर्पज से बनाया है, बिल्कुल प्रिसाइज नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन। एनीवन कैन सी दिस वीडियो जिसको हेल्प मिल जाए, वेल एंड गुड। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।